कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। सो स्टूडेंट्स, पहला पेपर संस्कृत था क्लास 10, बहुत अच्छा गया है। सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से करके आए हैं। अब नेक्स्ट पेपर है आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। तो आज हम करने वाले हैं विकास, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक चैप्टर 1 यानी अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है इसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो इन एमसीक्यू से आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या है। तो बहुत ही अच्छे से हम क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में साथ में बताएंगे और चेक करेंगे कितना आप लोग सही दे पा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से क्लियर है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपके क्लास में जो विकास पढ़ता है उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जो कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसका विकास कैसे होता है, किन मापदंडों के आधार पे होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अब इसके लिए बच्चों आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है ये भी हम वीडियो में ही समझ लेंगे। अभी आपको समझना है, क्वेश्चन है कि ऐसा देश जिसकी राष्ट्रीय आय मतलब टोटल इनकम, कंट्री की टोटल इनकम ज्यादा होगी तो देश क्या कहलाएगा। अविकसित देश, विकसित देश, आधे विकसित देश, यदि यानी अर्ध विकसित देश, या फिर जिसे हम विकासशील बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब विकसित या फिर हम जिसे बोले डेवलप्ड कंट्री, हम डिवाइड करते हैं ना डेवलप्ड कंट्री एंड नॉन डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री वो होती हैं जिनकी आय एक मापदंड के आधार पे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो इनमें से मुझे आप बता दीजिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय, जिसकी आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझिए, जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिस कंट्री में लोगों के पास सैलरी ज़्यादा है, तो वो देश कैसा होगा, विकसित होगा या अविकसित होगा। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विकसित। यानी इसे अगर हम बोले डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस, अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। और हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाएगा। अगर हम भारत के कुछ राज्यों को ले लें तो इनमें से किसको पिछड़ा राज्य कहा जाएगा। पिछड़ा राज्य हम किस आधार पे कह रहे हैं, शिक्षा। ठीक है, उसके अलावा हम आय की गणना करते हैं कि वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो कितनी है, और तीसरा मापदंड होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन मापदंडों पे हम तय करते हैं कि कौन सा राज्य ज़्यादा आगे है, कौन सा पीछे है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पंजाब। पंजाब आप लोग जानते हो, पंजाब काफ़ी ही वहाँ पे हरित क्रांति हुई है, काफ़ी ज़्यादा कृषि के लिए हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से काफ़ी सामान आता है। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो केरल तो बहुत ज़्यादा भारत का डेवलप्ड स्टेट है, राज्य है। ठीक है, जितने भी अगर आप लोग एजुकेशन में बात करें, हर चीज़ में केरल टॉप पे रहता है। बिहार, दिल्ली, तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। सब लोग जॉब करने के लिए, सारी फैसिलिटी के लिए कहाँ पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। मतलब ये जो आपको तालिका दी है, इस तालिका में जो हमारा पिछड़ा राज्य कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, बिहार कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, अगर आप लोग कॉमर्स लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले और आगे इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं तो इन विषयों को आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी आगे चल के ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है और बहुत ही मैथमेटिकल हो जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो ये आपका बेस है, इसको अच्छे से समझिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ पे मिश्र अर्थव्यवस्था किसे, कौन सी है, अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आप बोलेंगे कि इकोनॉमी मिश्रित होने का क्या मतलब है। तो देखिए, अलग अलग तरह की हमारी इकोनॉमी होती है। हिंदी में अगर मैं इसे बोलूँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना। तो ये अलग अलग तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी वो होती है जहाँ पे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन
जिसे हम बोलते हैं निजीकरण को बहुत ज़्यादा, पूरा जो प्राइवेटाइजेशन को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, कभी कभी वर्ड अटक जाता है, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ही हम बेसिकली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर ही सारा कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे मतलब डेवलपमेंट ऐसा निर्धारित नहीं होता कि गवर्नमेंट सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो होगा, मतलब जैसे अमेरिका की हम बात करें। और दूसरा हमारा होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी जहाँ पे जिनके पास जो रिच पर्सन है उनके हिसाब से इकोनॉमी चलती है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत का इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सभी चीज़ों को, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यानी निजीकरण और जो सरकार का है, दोनों को मिला जुला के सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे कैसा है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, ये इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो कि हम इंडियन इकोनॉमी को, अगला चैप्टर भी है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, चैप्टर 2। यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं 3 भागों में, ठीक है, जिसे हम 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। 3 क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं आपने पढ़ा भी था क्लास 9th में। तो आपसे पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, सेवा क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है, या सभी आता है, या सभी गलत है। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं, प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा आता है, कृषि, जहाँ पे आप उत्पादन करते हो। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे आप प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें हैं उन्हें प्राप्त करके और मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, जैसे फैक्ट्री हो गई, कंपनी लगाना, कारखाना में जहाँ काम होता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कृषि, जैसे कि आपने गन्ना उगाया तो वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। गन्ना से चीनी बनाया, ठीक है, तो वो क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और इसके बाद तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है, जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक जो हमारे देश को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, शिक्षा भी सेवा में माना जाता है। तो ये सारा हमारा इस तरीके से इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो लोग लगे हुए हैं, आप लोग मुझे बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। ये भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो ये अगर आपको पता है तो बता दीजिए, इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। इसका आंसर हमारा 5th का क्या है, बी, कृषि क्षेत्र हमारा सही आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहलाते हैं, कृषि को ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी देश विकसित है, उसका कितना विकास हुआ, हम किस मापदंड के आधार पर तय करेंगे, प्रति व्यक्ति आय यानी इंडिविजुअल इनकम। देखिए हमारे देश में एक पर्सन है, ए बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, इनकी प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें, इनकी इनकम देखें तो इनकी इनकम करोड़ों में होगी, लाखों में होगी। एक व्यक्ति है, मिडिल क्लास फैमिली है, इसकी व्यक्ति थाउजेंड्स में होगी इसकी इनकम। और एक हमारे देश में आदमी है जो रेडी पटरी रिक्शा वाले, इनकी अगर हम आय देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है ना हमारे देश में। अगर हम सैलरी की बात करें, इनकम की बात करें, तो किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, आप लोग मुझे बताइए। प्रति व्यक्ति आय यानी हर इंसान की जो सैलरी है उसके हिसाब से, औसत साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी जिसे हम बोलते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, मतलब जितने भी लोग हमारी कंट्री में हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, आप लोग मुझे फटाफट से बताएंगे। अगर आपने आंसर गेस कर लिया होगा तो इसका आंसर होगा डी, यानी ये सभी मापदंड है किसी भी देश को विकसित बताने का। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि एक देश ए है, एक देश हमारा बी है और एक देश हमारा सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए देश है, अगर यहाँ पे सोचिए सबकी सैलरी बहुत अच्छी है, हर इंसान की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी है और बहुत अच्छे पैसे हैं इन लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ना हो, तो क्या होगा, क्या
इस देश को हम बोलेंगे ये देश विकास कर रहा है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वहाँ की लाइफ है, जो लोग होते हैं, वो भी तो इस देश का संसाधन होते हैं। तो अगर लोग ही ठीक नहीं रहेंगे तो आगे उनकी एज भी कम होगी और ना ही आगे जाने वाली जो जनरेशन है वो सही रहेगी। तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन होगा तभी कोई देश कंट्री डेवलप करेगा। तो ये तीनों ही मापदंड हमारे आते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास के लिहाज से यानी जो इंसान है उसके डेवलपमेंट के बारे में अगर हम सोचें तो कौन सा देश बेहतर है? हमारा पड़ोसी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? इन सभी की स्थिति के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, भौगोलिक स्थिति, लोगों की स्थिति, वहाँ का क्या कल्चर है। तो इसके आधार पर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, उसके आधार पे भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्योंकि अब पाकिस्तान और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो दोनों की स्थिति आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेपाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मानव के विकास की बात करें तो हमारा श्रीलंका है वो इन सब में ज़्यादा आगे है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से बोल रहा है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक है। 4 फैमिलीज हैं एक देश में, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, ठीक है। ठीक है, अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? अब इन्होंने बोला इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, इन परिवारों की यानी कि एवरेज निकाल ली। अगर आपने गणित में, मैथमेटिक्स में किया होगा तो आप एवरेज निकालते हो कि अगर आपको 5 या 4 चीज़ की दे दी है तो मैंने फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता दूं, जैसे कि 4 बच्चे हैं क्लास में और उन लोगों के आपको मार्क्स बता दिए गए, टीना के 5 हैं, इसके 4 हैं, इसके 7 हैं, ठीक है, आउट ऑफ 10। और इसके बाद बता दिया कि इनका जो एवरेज है वो इतना है, समथिंग एवरेज। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज या मीन हम निकालते कैसे हैं? 1, 2, 3, 4 जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है प्लस डिवाइड बाय ये 4 वैल्यू, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, इससे हमारा मीन या एवरेज वैल्यू निकलती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, 3 परिवार की आय दे रखी है और इनका मीन दे रखा है। मीन मतलब इनका अनुपात दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो यहाँ पे आप तीनों परिवार की आय को ऐड करोगे, 4 से भाग करोगे और एक परिवार की आय आपको नहीं पता है तो उसकी जगह पे आप ABC कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मीन वैल्यू रखोगे यानी 5,000 रखोगे। तो यहाँ पे आपका अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एक तरफ आपका आ जाएगा 5,000, इधर आप सॉल्व कर लोगे 4 + 7 + 3, ठीक है, 4 + 7 + 3 ये के है 1000 है, डिवाइड बाय कितने फैमिली है, 4 फैमिली हैं, और प्लस यहाँ पे एक आप x निकाल रहे हो, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपका सॉल्यूशन आएगा 6,000 रुपीज़। यानी जो 4th फैमिली होगी उसकी एवरेज इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम कितनी होगी, सॉरी 6,000 रुपीज़ होगी। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। आप इसे एक बार ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। 6th-7th में जो एवरेज निकालने का क्वेश्चन है उसी के आधार पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष US डॉलर, देखिए ये होता है हमारा डॉलर का साइन, ठीक है। US डॉलर 955 2017 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है? एक गणना यानी एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर प्रति वर्ष पूरे साल में किसी इंसान की, 2017 में ये बात कही गई थी, 2017 में, अभी 2021 चल रहा है, अगर किसी इंसान की प्रति वर्ष यानी ईयरली इनकम आप पूरे साल में $955 या उससे कम कमाते हैं तो आपको कैसा देश माना जाएगा? अगर आप इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें, आपको पूरे साल में 955 रुपये, तो अगर आप इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो मैं आपको बता दूं $1 = 73 रुपी के बराबर होता है, 74 रुपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 955 डॉलर है, तो इसे रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे। अगर आप 1 रुपये को 100 रुपये मान रहे हो, ठीक है, $1 को 100 रुपये मान रहे हो, रफली अगर हम कैलकुलेट करें $1 को अगर हम 100 रुपये माने तो 955 आपका कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे कम कर लीजिए, 8-9 हज़ार, मतलब पूरे साल की इनकम किसी बंदे की 7-8 हज़ार 9 हज़ार होती है
या उससे कम होती है तो उसे कैसा कहा जाएगा? पूरे साल की इनकम, 12 महीने की इनकम। निम्न आय वाला देश कहा जाएगा, विकासशील देश कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा, अमीर देश कहा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्न आय वाला देश। कम सैलरी वाला देश कहा जाएगा जिसमें पूरे साल की इनकम $955 या उससे कम होती है किसी भी देश की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि शिशु मृत्यु दर होता क्या है। पूरे साल में 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उन पे डेड होने वाले यानी कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसका हम एक अनुपात निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो केरल में ये कम है, क्यों है? यहाँ की जलवायु स्थितियाँ अच्छी हैं, यहाँ आधारित संरचना है यानी जो संरचना चाहिए वैसी है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? केरल में क्यों बच्चों की डेथ नहीं होती और वहाँ पे जब डिलीवरी होती है, ठीक है, प्रजनन देती हैं महिलाएं, तो उस टाइम में महिलाओं का भी जो डेथ रेट है वो कम होता है। क्यों कम होता है? बच्चों की डेथ क्यों नहीं होती है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं हैं, लोगों को एक तो एजुकेटेड है लोग, और दूसरा बात क्या है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी होगी तो अच्छे से क्योर होगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है। किसकी गणना करके निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय। कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, व्यक्ति की कुल आय देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से, या देश का कुल निर्यात। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समटाइम इसका छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे देता है। इसका आंसर होगा बी, देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की देश की कुल जनसंख्या अगर हम मान लेते हैं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन P है, तो यहाँ की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम की बात करूँ, चाहे अमीर करोड़पति है चाहे रोड पे रहने वाला आदमी है, पूरे देश की जो इनकम है उसको हम टोटल कर दें, वो समथिंग अमाउंट, हम इसको अमाउंट बोल दें, तो अगर हम इसको P को A से डिवाइड करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। ठीक है, पूरे देश की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को हमें किससे डिवाइड करना है? पूरे देश की कुल आय से डिवाइड करना है, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है शिशु मृत्यु दर? 7 वर्ष में उससे आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या की, 7 साल के जो लोग हैं उनमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु होने से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, स्कूल में जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, या 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इसका आंसर कि 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं किसी वर्ष में, तो उसमें से जो बच्चों की डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसका हम अनुपात निकालते हैं, जिसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इसे आपको फॉर्मूले में भी पूछा जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत में अगर प्रति वर्ष $1256 $1256 की बात कर रहे हैं, $1 आपके 73 रुपए है। $1 इक्वल टू 73 रुपी के बराबर होता है। आपसे बोल रहा है $1256 और उससे अधिक 2017 में प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाएगा? अमीर देश कहा जाएगा, निम्न आय वाला, विकासशील, या उपरोक्त सभी। मैंने $955 जिसका होता है उसका बताया था कि वो कम सैलरी वाले निम्न आय वाले देश माने जाते हैं, तो इसका आप मुझे बता दीजिए। 13 का ऐसे देशों को क्या कहा गया? अमीर कहा गया, जिसकी सैलरी पूरे साल की, इंडिविजुअल पूरे साल की, प्रति वर्ष की $1256 है, तो उन देशों को प्रति व्यक्ति यानी एक इंसान की इतनी इनकम हो रही है सालाना, तो उन्हें अमीर देश बोला गया, और जिनकी 955 उन्हें गरीब बोला गया या निम्न आय वाला बोला गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है। किसकी बात कर रहा है, मानव विकास। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। अगर इसमें हम नंबर देखें, नंबरिंग में देखें तो इंडिया बोल रहा है कौन सा पड़ोसी देश भारत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, ठीक है, इसे हिंदी में मानव विकास क्रमांक बोलते हैं। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं, ए, बी, सी या डी। फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। हमसे इंडेक्सिंग में श्रीलंका ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन है लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, सभी के लिए कॉमन विकास लक्ष्य क्या होता है, परिवार, स्वतंत्रता, आय या सुरक्षा। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए 3 सेकंड में। इसका आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, आई दैट मीन इनकम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। ओके, यहाँ पे आपसे बोल रहा है हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। किसी व्यक्ति की कुल आय देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से विभाजित करके। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं, इसका आंसर होगा बी, यानी टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या को वहाँ की कुल आय से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जीडीपी का क्या अर्थ है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं जीडीपी, इसका समटाइम आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास परियोजना, बड़े घरेलू उत्पाद। अगर आप 11th-12th में साइंस इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही जान लो। इसे हम क्या बोलते हैं, 17। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी, बी इज द करेक्ट आंसर। 18 आपसे बोल रहे हैं हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शक्ति, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से, हिंसक प्रदर्शन से, आतंकवाद से। ठीक है, बोल रहा है हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य। विभिन्न वर्गों, अगर मैं इसे साधारण भाषा में, आपकी भाषा में क्वेश्चन की बात करूं तो अगर हम चाहते हैं कि भारत के सभी वर्ग, ठीक है, अगर हम वर्ग में विभाजित करें आय के हिसाब से इन भारत के लोगों को, या फिर सिटी के हिसाब से विभाजित करें, तो हम कैसे कर सकते हैं कि सभी वर्ग, जितने भी समूह हैं, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास है, सब लोगों के विकास के बारे में हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम इंडिया को सेंटर माने तो कैसे आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, यानी डेमोक्रेसी से हम इस चीज पे काम कर सकते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये बोल रहा है देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, संसाधन है, जनसंख्या है, औसत आय है, या इनमें से कोई नहीं। अभी इस चैप्टर में हम जितना पढ़ चुके हैं उसके आधार पे आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपको कंट्रीज़ की तुलना करनी है कि भाई ये आपका यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, तो आप किस आधार पे करोगे, औसत आय, ठीक है, एवरेज इनकम के आधार पे करोगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर यानी एजुकेशन कितना है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, या इनमें से कोई नहीं। विकास किसी भी देश का किसके आधार पर किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला हम 2-3 बार कर चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय निकलती है, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था अगर टोटल पॉपुलेशन को, कुल जनसंख्या को कुल आय से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल जाता है, प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी,
ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की शिक्षा स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर है, या उपरोक्त सभी। यूएनडीपी किस आधार पे बोलता है कि कोई देश हमारा विकसित देश है, विकासशील देश है, अभी अर्ध विकास में है, ठीक है, अविकसित देश है, कैसे बताता है? तो यहाँ पे कुछ पैमाने दिए हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारे 3 पिलर्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य कौन सा है? मानव विकास की जब मैं बात कर रही हूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे हम बोलते हैं, एसडीआई बोलते हैं। मानव विकास, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें कौन सा राज्य सर्वाधिक है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? यहाँ पे आपको भारत के कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। 23 के लिए हमारा होगा ऑप्शन ए। जब भी किसी भी चीज़ की बात आती है तो आप देखोगे ना, इंडिया में सब चीज़ में केरल आगे है। केरल में अगर आप एजुकेशन देखने जाओगे तो वहाँ पे जो अगर आप गर्ल्स एजुकेशन देखोगे वो भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप एजुकेशन होल देखोगे गर्ल्स एंड बॉयज़ की, वो भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर वहाँ पे आप देखोगे कि बच्चे कम मरते हैं तो वो भी, मतलब हेल्थ फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी केरल में आपको सबसे अच्छी मिलेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय, अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन हम भूगोल में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वन, जल, खनिज तेल या वायु ऊर्जा। 24 का आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बताएंगे। गैर नवीकरणीय, जिनको बनने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, जो पुनः हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, खनिज तेल। क्योंकि देखिए, वन है, पेड़ दोबारा लगाए जा सकते हैं। जल, वो भी चक्रीय होता है, ठीक है, वर्षा से भाप बन के आसमान में जाता है, बारिश करके फिर से वह धरती पे आता है। वायु का भी ऊर्जा चक्र होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सी। 25 में हमसे बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट पेश की जाती है? यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीसी, यूएमडीपी। तो इसका आपको करेक्ट पता होना चाहिए, तभी आप लोग बता पाएंगे। इसके लिए होता है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करके केरल पे निशाना लगाना है। ठीक है, केरल में आप देखोगे सब कुछ बढ़िया सबसे ऊपर रहता है, टॉप पे, जो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? उद्योगपति, बिजनेसमैन के लिए विकासात्मक लक्ष्य है अधिक दिनों का काम पाना, बेहतर मजदूरी पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, या ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे बताइए, किसकी बात कर रहा है? अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आप इसका आंसर सही बोल रहे हैं। उद्योगपति, उद्योगपति कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है। और कारीगर कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। तो एक उद्योगपति को क्या अधिक दिनों के लिए काम पाना? वो तो खुद ही वर्क जनरेट कर रहा है ना। बेहतर मजदूरी, तो मजदूरी तो वो तो दे रहा है। अधिक बिजली प्राप्त करना, तो इसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा बिजली। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपकी ज़मीन अच्छी हो, आपको बिजली सही से मिले, आपको वर्कर सही से मिले, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं 28। यहाँ पे हमसे बोल रहा है एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। अगर एक लड़की है, गर्ल है, वो एक रिच फैमिली से आती है तो उसके लिए लक्ष्य क्या होगा? अधिक दिनों का काम पाना। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, एक अमीर लड़की है तो उसको काम पाना, तो उसके लिए विकास होगा नहीं। उसके भाई को जितनी आज़ादी मिली उतनी ही उसे स्वतंत्रता पाना, बिजली प्राप्त करना, बेहतर मजदूरी करना। देखिए, जो विकास है ना, या फिर हम कह सकते हैं विकासात्मक लक्ष्य, कि आपको डेवलपमेंट, आपका जो डेवलपमेंट टारगेट है वो हर इंसान के लिए डिफर होता है। अगर मैं आपकी बात करूं,
एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए विकास क्या होगा कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए विकास होगा कि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। अगर आपके घर पे मंथली इनकम 10K आ रही है तो अगर आपकी फैमिली की इनकम 12K हो जाती है तो वो आपके लिए विकास होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपको जॉब मिलता है ज़्यादा दिन का, अगर आपके पास 10 दिन का काम है और आपको 20 दिन का काम मिल जाता है तो आपके लिए वो विकासात्मक लक्ष्य होगा। ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो एक अमीर घर की लड़की है, उसके लिए क्या होगा, इनमें से आप लोग मुझे बताएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए उसके लिए इनमें से होगा उसके भाई को जितनी आज़ादी मिली है उतनी ही स्वतंत्रता मिलना उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य है। क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है तो पैसों की तो उसे तो टेंशन ही नहीं है। बिजली तो ऑब्वियसली उसके घर पे आती होगी, मजदूरी करने वो भाई जाएगी क्यों, करोड़पति की बेटी है अंबानी की, तो वो क्यों करने जाएगी। तो उसके लिए फ्रीडम ही क्या है, फ्रीडम ही उसका लक्ष्य है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, तो ये मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी। प्रति वर्ष में 1000 पैदा हुए बच्चों में जितने शिशुओं का डेथ हो जाता है उसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। इसी तरीके से आपसे जन्म दर पूछा जाता है, मृत्यु दर पूछा जाता है ना, तो सबका इसी तरीके से परिभाषा होती है। आगे पूछ रहा है 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष में कम आयु में मर जाने वाले बच्चों के अनुपात क्या कहलाता है। उसी चीज को, क्वेश्चन को वर्डिंग चेंज कर ली अब आपसे। ठीक है, वहां पे बोल रहा था जन्म दर मृत्यु दर, अब यहाँ पे परिभाषा दे दी और आपको बताना है जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या उपरोक्त सभी। सो इसमें आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए ये जो जितनी भी टर्म्स लिखी है ना, इन सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। जन्म दर किसे बोलते हैं, मृत्यु दर किसे बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं, इन सबकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगले में बोल रहा है देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका होता है, मानव क्रिया का, आर्थिक क्रिया का, सामाजिक विकास का या इन सभी का। कोई भी देश अगर हम बोले डेवलप करेगा तो किसके लिए करेगा, आर्थिक क्रियाओं की वजह से। ऐसी एक्टिविटी कंट्री में होनी चाहिए जिससे देश को पैसा मिलता है। जैसे अगर आप बिजनेस लगाते हो, वो बिजनेस एक्सपोर्ट करते हो तो उससे देश में पैसा आएगा। ठीक है, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसी से देश का विकास होता है। जितना आप डेवलप करोगे उतना ही हमारा कंट्री डेवलप करेगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मानव विकास सूचांक का संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था SDF, SDI, SDC, UNO, मानव विकास सूचांक। तो इसको आपको इंग्लिश में अगर आपको पता है तो आप लोग बहुत आसानी से बता लोगे। इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब चेक कर लो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है SDI। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमसे बोल रहा है इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पोषण स्तर, देखिए अगर हम इंडिविजुअल विकास की बात करते हैं, किसी इंसान में पोषण की बात करते हैं तो उसका वजन उसकी हाइट के हिसाब से कितना है। ठीक है, जैसे अगर आपकी बात करें, आपके पोषण को चेक करें तो एक निर्धारित किया जाता है ना कि आप इस एज के हो तो आपका इतना वजन होना चाहिए, तो इसके हिसाब से हम पोषण ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक चीज, एक टर्म यूज किया जाता है, इसका क्या नाम है, शरीर द्रव्यमान सूचांक, मानव विकास सूचांक, मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप लोग बहुत ही इजीली आंसर निकाल लोगे। इसको बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचांक, बॉडी इंडेक्स की भी हम बोलते हैं कि हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, उससे हम पोषण निकालते हैं, उससे बताते हैं कि ये लोग अंडर वेट है, ओवर वेट है ना, इसके हिसाब से हम बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34, यहाँ पे बोल रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। संभावित आयु कि जब कोई बच्चा बर्थ लेता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, उस वक्त अगर हम उसकी एवरेज एज कैलकुलेट करें तो कुछ निकलती है। तो इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग 2018 में जब ये कैलकुलेट किया गया था तो कितना आया था, 75.5 वर्ष, 75 वर्ष कि ये 75 वर्ष तक जिएगा, 68.8, 66.7, 72.8। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इसके लिए हमारा आंसर है बी, इसको आप याद कर सकते हैं। 68.8 निकला था 2018 में इंडिया के लोगों की संभावित आयु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बीएमआई का विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म। इस तरीके से आपको टर्मोलॉजी देगा और फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फुल फॉर्म देके उसका शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है। बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स, बॉडी मेंटेनेंस इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। सो 35 का आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हम पता लगाते हैं पोषण स्तर। किसी बच्चे में, किसी युवा में पोषण का पता लगाते हैं कि कितना उसका वजन है और कितनी उसकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक व्यक्ति के पास यातायात साधन के रूप में साइकिल है, ठीक है, एक व्यक्ति है उसके पास क्या है, साइकिल है, टू व्हीलर है, ठीक है, साइकिल भी हमारा टू व्हीलर में आ गया। तो यातायात साधन के रूप में अगर हम बोले कि उसका विकास, उसका अगला विकास यातायात साधन के रूप में क्या होगा, मोटरसाइकिल, साधारण कार, महंगी कार, हेलीकॉप्टर। एक आदमी है जिसके पास साइकिल है, तो इसके लिए अगर यातायात में हम देखें विकास में, तो इसका विकास क्या होगा, साइकिल से आपके घर में साइकिल है और साइकिल से आपके घर में अगला क्या, मोटरसाइकिल आता है, तो हम बोलेंगे आपने विकास किया, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मोटरसाइकिल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले में आपसे बोल रहा है, विश्व बैंक विकास नापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विकास नापने के लिए कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, जिसे हम विश्व बैंक बोलते हैं, ठीक है। औसत आय, स्वास्थ्य या शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बहुत आसानी से दे सकते हैं 37 का। इसका आंसर होगा औसत आय। विश्व बैंक कैसे नापता है, औसत आय के हिसाब से। लेकिन अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी कैसे नापता है, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों चीजों के आधार पर यूएनडीपी बताता है, लेकिन विश्व बैंक औसत आय के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले में बोल रहे हैं, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या है, सामाजिक विकास, जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि। मानव विकास यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए क्या एम है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि सभी लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए, यही है मानव विकास का लक्ष्य। अगला है 39, देश की आंतरिक तथा बाह्य आय के योगफल को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जो कोई भी कंट्री होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा भारत है, तो यहाँ पे दो तरह की इनकम होती है। एक तो होता है आंतरिक आय, मतलब भारत के अंदर खुद के कारखाने हैं, खुद के हॉस्पिटल हैं, तो हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, सामान फैक्ट्री में बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को बेच रहे हैं और यहाँ से पैसा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आंतरिक आय, कि अपने देश के अंदर की आय हो रही है। बाह्य आय, आपके देश से कोई चला गया बाहर किसी और कंट्री में, वहाँ पे वो जॉब कर रहा है सऊदीया में, वहाँ से वो सैलरी भेज रहा है वहाँ की करेंसी में, तो बाहर से पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, पर आ तो अपने देश में रहा है ना। तो इस तरीके से आंतरिक और बाह्य आय दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनकम को अगर हम जोड़ें तो वो क्या बनता है, प्रति व्यक्ति आय बनता है, सकल घरेलू उत्पाद बनता है, राष्ट्रीय आय बनता है, या उपरोक्त सभी। इसका आप लोग मुझे बताएंगे 39 का आंसर। इसका आंसर फटाफट से कैलकुलेट करके आपको बताना है। सी इज द आंसर। आगे चलते हैं 40, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनेस्को। ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग रिपोर्ट बताती हैं, ठीक है, सभी देशों की। तो यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, किसी का भला हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट पेपर साइंस का होगा तो साइंस के सारे वीडियो MCQ आपको मिल जाएंगे जीरो से हीरो प्लेलिस्ट में। इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम चैनल पे।